हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार कॉमर्स एकेडमी। ये हमारी वीडियो सीरीज़ फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एज वी ऑल नो गाइज दैट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप की इनकम होती है। एक होती है कैजुअल इनकम लाइक केबीसी, पजल्स, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, और दूसरा होता है हमारा सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास 5 हेड्स होते हैं, दैट इज सैलरी, IHP, PGBP, CG और IUS। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ इनकम का सेकंड हेड है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 में कवर होता है। तो जब हम किसी हेड में इनकम टैक्सेबल होने का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए अगर कोई भी इनकम किसी हेड में क्वालिफाई करती है तो उसके लिए बेसिस ऑफ चार्ज की कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। ये कंडीशन है, फर्स्ट तो बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग के साथ अपरेंट यानी कि एक ओपन एरिया होना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग प्लस गार्डन हो, बिल्डिंग प्लस पार्किंग एरिया हो, वो मैटर नहीं करता, पर बिल्डिंग का होना कंपलसरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी SSC या ओनर है, जो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ बिजनेस के लिए यूज़ ना करे। भले ही उसने टेनेंट को उसको रेंट आउट कर रखा हो, और वो टेनेंट अगर वहाँ पे खुद रहता है या फिर वो किसी और को अपना कोई बिजनेस रन करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ओनर को अपना खुद का बिजनेस उस हाउस प्रॉपर्टी में रन नहीं करना चाहिए, तभी वो जो हेड की इनकम है IHP के अंडर में कैलकुलेट होगी। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो खुद के रहने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, या तो हम उससे टेनेंट को लेट आउट कर सकते हैं, या फिर सेल्फ बिजनेस के लिए। जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि अगर हम खुद के घर पे रहेंगे तो खुद को थोड़ी ना रेंट पे करेंगे। अगर हमने लेट आउट कर रखा है तो उस केस में जो टेनेंट है वो हमको एक रेंट पे करता है, जो कि हमारी इनकम होती है। और सेल्फ बिजनेस के केस में भी हमको इनकम होती है, लेकिन इस इनकम का कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? PGBP हेड में। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ज़ीरो होता है, और दूसरा होता है हमारा रेंट आउट, जिससे हमको जो रेंट मिलती है उसका कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक एजेंट, रियल स्टेट कंपनी है, अगर आप किसी रियल स्टेट कंपनी के एजेंट है या फिर रियल स्टेट डेवलपर है जिनका बिजनेस ही होता है कि घर बनवाना और उसको बेचना, तो अगर उसने स्टॉक इन ट्रेड मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है एज अ स्टॉक, तो उस केस में भी इसकी इनकम कहाँ कैलकुलेट होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही कैलकुलेट होगी। और अगर 2 साल के अंदर गवर्नमेंट इनको एक रिलैक्सेशन भी देती है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 के अंदर, कि अगर 2 साल के अंदर वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होती है तो उस केस में कंप्लीटिशन के 2 साल एट द एंड ऑफ द कंप्लीटिशन ऑफ 2 years उनको उनका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो अपन ज़ीरो मान के चलते हैं। और इन केस अगर वो 2 साल के बाद वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती है, कोई टेनेंट वहाँ पे रहने आ जाता है, तो उस केस में डीम्ड लेट आउट का केस माना जाता है। एक ओनर के पास सिर्फ 2 ही हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी अगर वो रखता है तो उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट माना जाता है। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमें 5 तरह की रेंट को जानना ज़रूरी होता है। एक होता है हमारा म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट वो रेंट होता है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करती है।
सेकंड होता है हमारा फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू मतलब उस एरिया में उसका क्या रेंट चल रहा है, उसको अपन बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। थर्ड आता है आपका स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट में जो भी अमाउंट एप्लीकेबल है, जो भी रेंट एप्लीकेबल है कि इससे कम तो आप उस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ले ही नहीं सकते, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। फोर्थ होता है एक्चुअल रेंट रिसीव, जो आपने एक्चुअल में रिसीव कर रखा हो। और लास्ट होता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट, जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा हो। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, उस केस में हमें दो चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट ये होता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता तो उस केस में हम म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। उनमें से जो भी ज़्यादा होता है उसको हम एक्चुअल रेंट रिसीव से कंपेयर करते हैं, और उसमें से जो भी ज़्यादा होता है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। लेकिन इन केस अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो उसमें हम म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। उनमें से जो भी ज़्यादा होता है उसको स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और उनमें से जो भी कम होता है उसको एक्चुअल रेंट रिसीव से कंपेयर करते हैं। उसमें से जो ज़्यादा होता है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज़ीरो होती है, बट लेट आउट के केस में इसका कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। इसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के लिए तीन बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला वो रिसीव बेसिस पे होता है, चार्ज ऑन म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू होता है, और पेड बाय ओनर होना चाहिए। अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होता, सिर्फ वही डिडक्शन अलाउ होता है जो ओनर ने खुद पे किया हो। फिर हम इसमें माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? ऐसा रेंट जो हमको टेनेंट ने दिया ही नहीं है। सपोज टेनेंट साल भर के लिए उस बिल्डिंग में रेंट पे रहा हो, लेकिन उसने सिर्फ 10 मंथ का रेंट पे किया है। लेकिन ये अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन तभी हमको रिसीव होता है। इसके लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने टेनेंट को वो हाउस प्रॉपर्टी बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ पे दे रखा हो कि आपको वो टेनेंट रेंट पे कर ही देगा। दूसरा होता है कि वो जो टेनेंट है वो डिफ़ॉल्ट किया हो, मतलब कि उसने आपको 12 मंथ की जगह सिर्फ 10 मंथ का रेंट पे कर दिया और बाकी का रेंट पे नहीं किया है। और थर्ड केस ये है कि आपका असेसिंग ऑफिसर कन्वेंस हो जाता है कि आपने अनरियलाइज रेंट की रिकवरी के लिए सूट इनिशिएट कर दिया है, लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कि या तो वो जो आपका टेनेंट है वो कोई बहुत बड़ा बाहुबली कि आप उसके अगेंस्ट में कितना भी केस कर लो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और दूसरा ये कि शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो अगर ये तीन चार कंडीशंस फुलफिल होती है तभी आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन अलाउड होता है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों ही नॉट एप्लीकेबल होते हैं। इनको डिडक्ट करने के बाद आता है आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आप अंडर सेक्शन 23-24 इसमें अपन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? एक नोशनल अमाउंट होता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको कहती है कि आपने चाहे ये एक्सपेंस किया हो या ना किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका दो टाइप का होता है। फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लिया हुआ है तो इसकी लिमिट होती है 2 लाख रुपीज़, और अगर आपने रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए लिया है तो इसकी लिमिट होती है 30,000 रुपीज़। इसमें हम माइनस करते हैं पीसीपी, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जिस दिन से आपने लोन लिया है उस दिन से लेके मकान के कंप्लीट होने तक का जो पीरियड होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेबल होता है। फिर इसमें हम सेक्शन 25A के अंडर में अगर वो अनरियलाइज्ड रेंट हमको रियलाइज्ड हो जाता है तो उसको हम ऐड करते हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कट करके।
इसमें से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंटल वैल्यू माइनस करने के बाद आता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, जिसमें से हम माइनस करते हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स के बाद आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन। इसको डिडक्ट करने के बाद अगर रियलाइज्ड रेंट अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो जाता है तो उसको अपन ऐड कर देते हैं और इसके बाद हमारा आता है टैक्सेबल IHP। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लॉस आता है और लेट आउट में इनकम ज़्यादा होती है तो हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा कैलकुलेशन टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमेशा एक्रूवल बेसिस पे होता है। बेसिस ऑफ लेट आउट दो बेसिस पे होते हैं, एक तो पार्ट बेसिस पे हो सकते हैं या टाइम बेसिस पे या बोथ बेसिस पे भी हो सकते हैं। टाइम बेसिस पे अगर होते हैं, सपोज आपने साल भर के लिए रेंट लेट आउट कर रखा है और जो आपका टेनेंट है सिर्फ 10 महीने उस घर पे किराए पे रहता है, लेकिन 2 महीने के लिए अगर जो मकान का मालिक है अगर ओनर खुद उस हाउस प्रॉपर्टी में रह जाता है तो उस मकान को हम साल भर के लिए किराए पर दिया हुआ मानते हैं। इसके अलावा टाइम बेसिस पे जब हम लेट आउट करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ओनर और टेनेंट इक्वली बियर करते हैं, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो एग्जम्प्टेड होती है हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, जैसे कि फार्म हाउस की इनकम हो गई या फिर आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस पर्पस से जो इनकम होती है। तो ऐसे कुछ इनकम होती हैं जो एग्जम्प्टेड भी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं आप अगर, इस टाइप की जो इनकम होती है वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड होती है। इनकम फ्रॉम सबलेट का कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर आपने किसी और से 10,000 रुपीज़ पे लेट आउट 10,000 रुपीज़ पे एक बिल्डिंग किराए पे ले रखा है और आपने किसी दूसरे बंदे को से 12,000 पे लेट आउट कर दिया है, लेके आओ और आप यहाँ पे रहो। तो इस टाइप का अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप एसिड्स की वैल्यू को और बिल्डिंग की वैल्यू को अलग अलग सेग्रीगेट कर पा रहे हैं तो बिल्डिंग का जो रेंट है उसका कैलकुलेशन हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं और एसिड्स की जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन या तो हम PGBP में करेंगे या तो IUS में करेंगे। लेकिन अगर आप कंपोजिट रेंट को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ये रेंट अलग अलग है या साथ में है, तो उस केस में इसका जो कैलकुलेशन या तो PGBP में होगा या IUS में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।